सीएम सुक्खू के 9 विधायकों वाले बयान से सियासी हलचल फिर तेज। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के बयान के बाद प्रदेश में एक बार फिर से सियासी हलचल तेज हो गई है। सीएम सुक्खू ने भाजपा के 9 अन्य विधायकों को अयोग्य घोषित करने के बयान से नया तीर छोड़कर भाजपा पर पलटवार किया है। इस मामले में कांग्रेस विधायकों ने एक याचिका दायर की थी, जो विधानसभा अध्यक्ष के पास विचाराधीन है। अब चर्चा यह है कि अगर सचमुच ऐसा होता है तो प्रदेश विधानसभा के तीसरे उपचुनाव की नौबत आ सकती है। 3 अन्य विधानसभा सीटों के उपचुनाव की प्रक्रिया के बीच नई राजनीतिक सुगबुगाहट शुरू हो गई है। हमीरपुर में मुख्यमंत्री सुक्खू ने कांग्रेस प्रत्याशी रहे डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा की नामांकन रैली के दौरान बीते दिन कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सरकार बनाने के सपने लेना छोड़ दें। कांग्रेस के पास 38 विधायक हैं। जयराम ठाकुर को अपने 9 विधायकों की चिंता करनी चाहिए। उनके 9 विधायकों के खिलाफ विधानसभा अध्यक्ष के पास याचिका लंबित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा के 9 विधायकों ने विधानसभा के बजट सत्र के दौरान गुंडागर्दी का नंगा नाच किया था। स्पीकर के सामने रखे कागजात को फाड़कर हवा में लहराया था। याचिका पर फैसला स्पीकर को लेना है और कांग्रेस विधायक दल ने इस संबंध में जल्दी निर्णय लेने का आग्रह किया है। अगर यह 9 विधायक अयोग्य घोषित हुए तो दोबारा चुनाव में 1-2 ही गलती से ही जीत कर आएंगे। कांग्रेस विधायकों की संख्या इससे 50 तक पहुंच सकती है। शिमला में बूंदाबांदी, प्रदेश के कई भागों में 6 दिनों तक मौसम खराब रहने के आसार। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में आगामी 6 दिनों तक मौसम खराब रहने के आसार हैं। शिमला में शनिवार दोपहर बूंदाबांदी हुई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 26 से 28 जून तक प्रदेश के कई भागों में बारिश का पूर्वानुमान है। वहीं 23 से 25 जून तक उच्च पर्वतीय भागों को छोड़कर मैदानी व मध्य पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम साफ बना रहेगा। इन 6 दिनों के दौरान कुछ भागों में अंधड़ चलने का येलो अलर्ट भी जारी हुआ है। उधर कई जगह बारिश से पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में उल्लेखनीय गिरावट आई है। औसत अधिकतम तापमान सामान्य से काफी नीचे रहा। इससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली है। बीते दिन मशोबरा में 36, जोत में 11, डलहौजी में 9, कुफरी में 8.2, कंडाघाट में 5.4 और कुकुमसेरी में 4.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। बंबर ठाकुर बोले, मेरी हत्या हुई तो नड्डा, जमवाल और डीजीपी होंगे जिम्मेदार। पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने डीजीपी पर 22 साल पुराने खुन्नस रखने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इस खुन्नस के कारण डीजीपी गोलीकांड में उनके बेटे और परिवार का नाम ले रहे हैं। बंबर ठाकुर ने शनिवार को शहर में समर्थकों के साथ भाजपा के खिलाफ आक्रोश रैली निकाली। बंबर ने कहा कि यदि उनकी हत्या होती है तो जेपी नड्डा, त्रिलोक जम्वाल और डीजीपी अतुल वर्मा जिम्मेदार होंगे। यह उनकी अंतिम रैली भी हो सकती है। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेताओं ने बिलासपुर में गुंडों और नशा तस्करों के समर्थन में रैली की। उन्हीं गुंडों से 5 माह पहले उन पर हमला कराया था। पंजाब से 2 शूटर लाए गए थे, लेकिन पुलिस आज तक उन्हें पकड़ नहीं पाई है। इन गुंडों को भाजपा विधायक त्रिलोक जम्वाल ने छुपाया है। कहा कि डीजीपी साल 2002 में बिलासपुर के पुलिस अधीक्षक हुआ करते थे। तब उनके ही गांव में एक युवक ने झूठा केस दर्ज कराया कि बंबर ठाकुर ने जेब से पैसे निकाले हैं। बाद में उस युवक ने एफिडेविट देकर बताया कि यह मुकदमा डीजीपी और नड्डा के पीए ने कराया है। फिर उन्होंने अदालत में शिकायत की। जब केस चला तो तत्कालीन पुलिस अधीक्षक की पदोन्नति रुक गई। बाद में माफी मांगने के बाद उन्होंने केस वापस ले लिया, लेकिन वह खुन्नस आज भी मन में पाले हुए हैं। वह कह रहे हैं कि गोलीकांड में बंबर ठाकुर का परिवार और बेटा शामिल है। कहा कि विधायक त्रिलोक जम्वाल ने घर में शूटर छुपाए हैं। न्यूगल खड्ड में डूबने से पालमपुर के युवक की मौत। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला के उपमंडल पालमपुर के बंदला की ऊपरी पहाड़ियों पर स्थित माता विंध्यावासिनी मंदिर के समीप बह रही न्यूगल खड्ड में एक युवक की डूबने से मौत हो गई। युवक करीब 20 फुट गहरे पानी में डूब गया था। युवक अपने दोस्त के साथ शुक्रवार शाम को घूमने गया था। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद शव को देर रात पानी से निकाला। पंचरुखी का युवक अपने दोस्त के साथ बंदला के ऊपरी तरफ शुक्रवार शाम करीब 4 बजे घूमने गया था। बाइक को ओम पावर प्रोजेक्ट के नजदीक लगा न्यूगल खड्ड में नहाने लग पड़े। यहाँ पुराने विंध्यावासिनी माता के मंदिर से झरना भी गिरता है। पहले ये दोनों साथ ही नहा रहे थे, लेकिन बाद में हादसे का शिकार युवक फिर से खड्ड में नहाने चला गया। वह गहरे पानी में चला गया, जिससे उसकी डूबने से मौत हो गई। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एक हफ्ते से ठप हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट बहाल, अभ्यर्थियों को मिली राहत। सर्वर डाउन होने के कारण करीब 1 हफ्ते से ठप हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट शनिवार को बहाल हो गई। बोर्ड की वेबसाइट के बहाल होने से अब अध्यापक पात्रता परीक्षा और डीएलएड की रीअपियर की परीक्षाएं देने वाले अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी।
वेबसाइट न चलने से अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में दिक्कतें पेश आ रही थी। हालांकि स्कूल शिक्षा बोर्ड ने अभ्यर्थियों को राहत पहुंचाते हुए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था पहले ही कर ली थी। वहीं परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए शिक्षा बोर्ड ने इंक्वायरी सेंटर का गठन किया था। स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा का कहना है कि बोर्ड कर्मचारियों की कड़ी मेहनत के कारण वेबसाइट बहाल हो पाई है और अब किसी प्रकार की दिक्कतें पेश नहीं आएंगी। 2 कार दुर्घटनाओं में 4 युवकों की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला मुख्यालय के साथ लगती पंचायतों में 2 सड़क हादसों में 4 युवाओं की मौत हो गई, जबकि 2 युवा गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इसमें एक युवक को उपचार के लिए चंबा से टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार देर रात को मेडिकल कॉलेज के नए भवन सरोल के मुख्य द्वार के पास एक थार सड़क से 200 फुट खाई में जा गिरी। इसमें 2 युवाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। तीनों युवक आपस में काफी अच्छे दोस्त थे, जो कि शुक्रवार की रात को परेल पुल में एक साथ मिलकर दोस्ती का जश्न मना रहे थे। जैसे ही तीनों वहां से अपनी थार में सवार होकर निकले तो एक मोड़ पार करते ही उनकी गाड़ी सीधे खाई में जा गिरी। वहां से गुजर रहे किसी व्यक्ति ने गाड़ी को खाई में गिरता देखा और इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पाते ही पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंच गई। हादसे में दिव्यांशु पुत्र संतोष कुमार निवासी गांव भगवानपुरा डाकघर सरोल और जांदू निवासी राजस्थान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दिव्यम पुत्र अजय कुमार निवासी सरोल घायल है। शनिवार को पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सौंप दिए गए हैं। वहीं शनिवार शाम के समय सिडकुंड लिंक मार्ग पर कार खाई में गिर गई। इसमें 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतकों की पहचान योगेश कुमार निवासी सिडकुंड और अखिलेश निवासी मुचियाड़ी डाकघर हरदासपुरा के रूप में हुई, जबकि घायल की पहचान अनमोल निवासी सिडकुंड के रूप में हुई। घायलों को चंबा में प्राथमिक उपचार के बाद टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव ने बताया कि दोनों दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है। जावेद के कथित गो कुर्बानी में शामली पुलिस की जांच पूरी, ये बोले एसपी। देश भर में बहुचर्चित जावेद की कथित गो कुर्बानी के मामले में उत्तर प्रदेश की शामली पुलिस ने जांच मुकम्मल कर ली है। इस जांच में सामने आया है कि जावेद ने कुर्बानी तो दी थी, लेकिन यह प्रतिबंधित पशु नहीं था, बल्कि अनुज्ञप्त पशु की कुर्बानी दी गई थी। हालांकि ये अलग बात है कि एसपी का इस सिलसिले में एक वीडियो भी सामने आ चुका था। एसपी ने कहा कि सोशल मीडिया में अपलोड की गई तस्वीरें विभत्स थी, इसी कारण धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची थी। एसपी का ये भी कहना था कि जावेद के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को भड़काने का मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि शामली में हिंदू नेता स्वामी यशवीर सिंह महाराज ने जावेद व उसके परिवार की 24 जून तक गिरफ्तारी की भी मांग की थी। 19 जून की सुबह जावेद द्वारा अपलोड की गई तस्वीरों ने खासा बवाल मचा दिया था। छोटा चौक स्थित जावेद की दुकान के सामान को बाहर फेंक दिया गया था। नाहन पुलिस ने इस घटना को लेकर 2 मामले दर्ज किए हैं। पहला मामला जावेद के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को भड़काने का दर्ज हुआ है। आईपीसी की धारा 295A के तहत कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने दूसरा मामला जावेद की दुकान से सामान को बाहर फेंकने व कथित लूटपाट को लेकर दर्ज किया है। इस मामले में करीब आधा दर्जन धाराएं लगाई गई हैं। वहीं कुल मिलाकर शामली व नाहन में जावेद की गिरफ्तारी को तय माना जा रहा है। शामली के पुलिस अधीक्षक कह चुके हैं कि थाना प्रभारी को उचित कार्रवाई के सख्त निर्देश दिए गए हैं। ये धारा गैर जमानती है। शामली के साथ साथ नाहन पुलिस भी जावेद की गिरफ्तारी कर सकती है। उधर सिरमौर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक योगेश रोल्टा ने कहा कि पत्राचार को देखकर ही बताया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की शामली पुलिस जांच को लेकर किस नतीजे पर पहुंची है। सेब कार्टन बॉक्स पर जीएसटी 12% करने की सिफारिश। वस्तु एवं सेवा कर परिषद की 53वीं बैठक शनिवार को नई दिल्ली में संपन्न हुई। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया। परिषद द्वारा बैठक में कार्टन बॉक्स पर जीएसटी 18 से 12% करने की सिफारिश का निर्णय लिया गया। उद्योग मंत्री ने कहा कि सभी प्रकार के कार्टन बॉक्स पर जीएसटी की दरें कम करने से प्रदेश के बागवानों को लाभ होगा और कार्टन उद्योग को भी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार निरंतर सेब के कार्टन बॉक्स पर जीएसटी कम करने की मांग उठाती रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हितों की पैरवी के लिए प्रतिबद्ध है। हर्षवर्धन चौहान ने जीएसटी परिषद का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस निर्णय से उद्योगों की कार्यशील पूंजी लागत भी कम होगी। जीएसटी परिषद ने लघु और मध्यम करदाताओं की शिकायतों व अनुपालन प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए। बैठक में कई अन्य अहम निर्णय भी लिए गए। प्रभावित होगा शिमला का पर्यटन सीजन, रेलवे पुल के गिरने का बड़ा खतरा, 60 ट्रेनें रद्द। राजधानी के साथ लगते समरहिल में रेलवे पुल के गिरने का खतरा बन रहा है।
रेलवे ने एहतियात के तौर पर ट्रेनों की आवाजाही को बंद कर दिया है। इस ट्रैक से शिमला कालका के बीच आने जाने वाली सभी 7 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, जिससे किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो। इन ट्रेनों की आवाजाही तभी बहाल की जाएगी जब किसी प्रकार का कोई खतरा ना हो। शिमला के लिए रेलवे सेवाएं बंद होने से पर्यटन सीजन प्रभावित होगा। इन दिनों शिमला में पर्यटन पीक पर है। बाहरी राज्यों से पर्यटक ट्रेन के माध्यम से शिमला आते हैं। अचानक आई इस सूचना के बाद पर्यटक अपनी बुकिंग कैंसिल करवा रहे हैं। बड़ी लापरवाही आई सामने। 10 साल से बगैर परमिट के चल रही थी HRTC बस, ऐसे हुआ खुलासा। हिमाचल प्रदेश में राज्य परिवहन निगम की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। बिलासपुर जिला में एक HRTC बस पिछले 10 सालों से बिना परमिट के सड़कों पर दौड़ रही थी, लेकिन विभाग गहरी नींद में सोया हुआ था। हैरानी की बात यह है कि बस में स्कूली व कॉलेज के बच्चों का आना जाना लगा रहता था। ऐसे में यदि कोई बड़ा हादसा पेश आता तो इसका जिम्मेदार कौन होता? मामले में निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इस घटनाक्रम का पता चला जब बिलासपुर से गुरु का लाहौर रूट पर जाने वाली ये बस 2 दिन से रूट पर नहीं जा रही थी। लोगों ने निगम के कर्मचारियों को फोन किया तो पता चला कि यह रूट 1 दिन पहले बंद कर दिया गया है। कारण जानने का प्रयास किया तो खुलासा हुआ कि बस बिना परमिट के ही दौड़ रही थी। स्थानीय लोगों ने प्रदेश सरकार से HRTC की इस लापरवाही के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने की मांग की है। जब इसके बारे में HRTC के RM विवेक लखनपाल से बात की गई तो उन्होंने कहा कि इस बस का कोई भी परमिट नहीं है। यह बस पिछले 10 सालों से ऐसे ही चल रही थी, इसलिए इस रूट को बंद कर दिया गया है। प्राचीन खेल ठोडा रहा शूलिनी मेले के दूसरे दिन का आकर्षण। अपनी अनूठी परंपरा के लिए विख्यात मां शूलिनी मेला के दूसरे दिन प्राचीन खेल ठोडा का आयोजन ऐतिहासिक ठोडो मेला मैदान में किया गया। शाठा पाशा दलों में होने वाले तीरंदाजी के इस रोचक एवं प्राचीन खेल का जुड़ाव महाभारत कालीन कौरवों एवं पांडवों से माना गया है। इस वर्ष शूलिनी मेला के ठोडा खेल में 4 ठोडा दल भाग ले रहे हैं। इनमें ठोडा दल डरोल, ठियोग, कोटी टिब्बा, सिरमौर, किशोर, ठियोग तथा पाशी ठोडा दल दवा, क्योंथल शामिल है। इसके अतिरिक्त वाद्य यंत्र दल सिरमौर भी इसमें सहभागिता जता रहा है। इसमें अध्यक्ष राजीव ठाकुर, उपाध्यक्ष मनमोहन शर्मा, सचिव हेमंत अत्री, कोषाध्यक्ष मनीष कुमार तथा सदस्य ललित कश्यप, भूषण कुमार शामिल हैं। टमाटर के दाम में उछाल आने से किसानों के चेहरे पर आई रौनक। 800 रुपये में बिका हिमसोना का क्रेट। जुनगा क्षेत्र में उत्पादित होने वाला टमाटर ने प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी सोलन के अलावा अन्य राज्य जैसे पानीपत, चंडीगढ़ और दिल्ली सब्जी मंडी में दस्तक दे दी है। लाल सोना के दाम पर भारी उछाल आने से किसानों के चेहरे पर रौनक लौट आई है। आपको बता दें कि सोलन की तर्ज पर जुनगा क्षेत्र की 9 पंचायतों में टमाटर, शिमला मिर्च, मटर, गोभी और फ्रांस बीन की खेती की जाती है। इन पंचायतों में उत्पादित सब्जियों को सोलन व देश की अन्य मंडियों में भेजा जाता है। गौर रहे कि प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी सोलन में शनिवार को हिम सोना की क्रेट 800 रुपये और हाइब्रिड केवल 200 से 600 रुपये क्रेट बिकी, जिससे किसानों को टमाटर के अच्छे दाम मिल रहे हैं। प्रगतिशील किसान प्रीतम ठाकुर का कहना है कि यदि टमाटर के दाम ऐसे ही टिके रहे तो किसानों की पौ 12 हो जाएगी। गौरतलब है कि सोलन की तर्ज पर जुनगा क्षेत्र में टमाटर की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। टमाटर व शिमला मिर्च किसानों की मुख्य आय का साधन बन चुका है। किसानों का कहना है कि इस वर्ष लहसुन के अच्छे दाम मिलने से किसान आर्थिक रूप से बहुत मजबूत हुए हैं। आज का सुविचार। लक्ष्य के आधे रास्ते पर जाकर कभी वापस न लौटें, क्योंकि वापस जाने पर भी आधा रास्ता पार करना पड़ता है। तो ये थे आज के प्रदेश के मुख्य समाचार। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।